महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। जहां बीते दिनों अस्पताल में हो रही मौतों को लेकर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं उद्धव के इस हमले पर सीएम शिंदे का पलटवार सामने आया, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को नसीहत देते हुए कहा कि जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान फेसबुक लाइव करते हुए घर बैठकर काम किया, उन्हें दूसरों को सिखाने का अधिकार नहीं है। दरअसल बीते दिनों प्रदेश के पूर्व सीएम ने राज्य में हो रही मौतों का मामला उठाते हुए शिंदे सरकार को जमकर घेरा था और आरोप लगाया था कि राज्य के अस्पतालों में लोग मर रहे हैं। वे दिल्ली में माओवाद पर चर्चा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उद्धव ने इस दौरान मौतों की सीबीआई जांच की भी मांग उठाई थी। लेकिन आज वो क्या कहेंगे अपने आप को? नागपुर में हादसा होने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस वहां नहीं जा रहे हैं। अजित पवार साहब तो पता नहीं उनकी नाराजगी दूर हुई या नहीं हुई। और दूसरे हमारे जो मुख्यमंत्री, जिसे इलीगल बेकायदा सरकार चलाने मुख्यमंत्री है, उनकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है जिसकी असलियत जो है आपके माध्यम से सब पूरी दुनिया देख रही है। चंद्रपुर हो या कहीं भी हो, कोई पेशेंट जाता है तो उनको वहां दवाइयां नहीं मिलती, उनको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है और बाहर से जाकर खरीद करके लाओ। तो बोलते फिर जो कुठली आपली थी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना है और प्रधानमंत्रियों की, फिर वो योजना गई कहां? तो ये सारा मामला देखने के बाद इनके पास कोई संवेदना नहीं रही है और इनको कोई भी सरकार चलाने का अधिकार नहीं है। सारे लोगों ने, एक तो मैं कहता हूं सरकार ने इस्तीफा देना चाहिए, अगर नहीं तो दोनों जो आरोग्य मंत्री है उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। हाईकोर्ट में फटकार और ये जो सब कुछ हुआ है तो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उद्धव के इसी हमले पर अब शिंदे का पलटवार सामने आया, जिसमें उनका कहना था, जब लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मर रहे थे तब कुछ लोग घर बैठकर नोट गिन रहे थे। दुनिया ने किसी मुख्यमंत्री को घर पर बैठकर मास्क लगाकर फेसबुक पर लाइव सत्र करते नहीं देखा। स्थिति ये थी कि जो लोग उनसे मिलने गए उन्हें एंटीजन जांच करानी पड़ती थी और 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ता था। उनके जैसे लोग मरीजों से मिलने के लिए अस्पतालों के दौरे पर पीपीई किट पहनते हैं। ठाकरे के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार में हुए कोविड-19 घोटाले की भी जांच की जा रही है और लोगों ने शिवसेना यूबीटी नेता का असली चेहरा देखा है, जिन्हें ये लगता है कि कोई मुख्यमंत्री घर से काम कर सकता है, उन्हें हमें सिखाने का अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि राज्य में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच महज 48 घंटों में 31 मरीजों की मौत का मामला सामने आया था, जिसके बाद से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ा पोस्टर वॉर दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। बीजेपी ने गुरुवार को एक्स पर राहुल गांधी का पोस्टर साझा किया, जिसमें उन्हें नए युग का रावण दिखाया गया है। इसकी कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की और इसे बेहद घातक करार दिया। इससे पहले कांग्रेस ने एक्स पर पीएम मोदी की तस्वीर सबसे बड़ा झूठा शीर्षक के साथ साझा की थी। साथ ही एक दूसरे पोस्टर में पीएम मोदी को जुमला बॉय कहा गया था। वहीं इस जंग में इंडिया गठबंधन के नेताओं की भी एंट्री हो गई है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, अभी किसी विपक्षी दल ने ऐसा किया होता तो बीजेपी उनको पकड़कर जेल में डाल देती, लेकिन वो खुद राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी को रावण बताना बीजेपी की हताशा को दिखाता है। क्या यही सनातन धर्म सिखाता है? सनातन धर्म तो लोगों से प्रेम करना सिखाता है, लेकिन बीजेपी इस धर्म को बदनाम करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तो दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने कहा कि सर्वश्री नरेंद्र मोदी जी एवं श्री जेपी नड्डा जी, आप राजनीति और बहस मुबाहसे को गिरावट की कौन सी मंजिल तक ले जाना चाहते हैं? आपकी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो हिंसक और उकसाऊ ट्वीट किए जा रहे हैं, क्या उसमें आपकी सहमति है? ज्यादा समय नहीं बीता, आपने शुचिता की कसम खाई थी, क्या वादों की तरह कस्में भी भूल गए? वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस मामले पर राहुल का समर्थन करते हुए कहा, बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह राहुल गांधी से डरते हैं। इस बीच दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के पोस्टरों के खिलाफ आईटीओ पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान में चुनावों की सरगर्मियां बढ़ने के साथ ही नेता कार्यकर्ता प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। ऐसे में नेता चुनाव प्रचार की आपाधापी में ऐसी गलतियां कर देते हैं कि वो हंसी के पात्र बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ सिरोही जिले के रेवदर कस्बे में। यहाँ बूथ संपर्क के लिए तैयार किए गए पोस्टर और बैनर पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की जगह विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का फोटो लगा दिया गया।
और खास बात ये रही कि फोटो लगने के बाद भी किसी ने पोस्टर और बैनर नहीं देखा। बाजार में जब लोगों ने टोका तो कहा गलती हो गई। मामला शुक्रवार सुबह 11 बजे का है। रेवदर में बीजेपी पार्टी ने क्षेत्रीय नेता रमेश कुमार कोली को अपने सदस्यता अभियान का विधानसभा सह संयोजक बनाया है। रमेश कोली खुद को इस बार रेवदर से बीजेपी की टिकट के दावेदार भी बता रहे हैं। विधानसभा में अपनी छाप छोड़ने के लिए दर्जन भर ऑटो रिक्शा पर बैनर लगवाकर बूथ जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इसके लिए रमेश कोली ने जनसंपर्क बैनर पर पीएम मोदी, अमित शाह, सीपी जोशी और जेपी नड्डा की फोटो लगाई। यहाँ गलती ये हो गई कि जहाँ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की फोटो लगानी थी, वहां पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की लग गई। बैनर छप गए और ऑटो पर लगाकर शहर भर में घुमा दिए गए, जिसके बाद लोगों ने बीजेपी की जमकर किरकिरी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जाति जनगणना को लेकर सियासी दांव चला है। जाति जनगणना के मुद्दे पर पीएम मोदी और बीजेपी पहले ही दबाव में थे और अब प्रियंका के इस ऐलान ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। प्रियंका ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में सत्ता वापसी पर कांग्रेस बिहार की तरह छत्तीसगढ़ में जाति जनगणना कराएगी। छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े पोस्ट पर SC, ST या पिछड़े वर्ग के लोग हैं। ऐसे में प्रदेश में जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। प्रियंका ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल की पूरी देश में चर्चा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार दोबारा सत्ता में वापस आई तो प्रदेश के गरीबों के लिए 10 लाख आवास का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही प्रियंका ने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भी मोदी सरकार को जमकर घेरा। प्रियंका ने कहा कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि देश की जनता महंगाई से परेशान है। उधर प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ का एक हवाई जहाज खरीदते हैं, 20,000 करोड़ का एक संसद बनवाया, 27,000 करोड़ का नया हॉल बनवाया। इसके साथ ही प्रियंका ने छत्तीसगढ़ से गांधी परिवार के रिश्तों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पंडित नेहरू यहां आए थे। मेरी दादी इंदिरा जी 1972 में बस्तर आई थी। मेरे पिता और मां भी छत्तीसगढ़ के लोगों की समस्याओं को समझने और परामर्श लेने के लिए कई बार बस्तर आए थे। इस तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का विश्वास बना। अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान प्रियंका गांधी जनरल गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं से भी मुलाकात की। इस मौके पर प्रियंका ने छात्राओं से उनकी पढ़ाई और करियर को लेकर बातें की और उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। फिलहाल प्रियंका की MP और छत्तीसगढ़ में बढ़ती सक्रियता बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है, क्योंकि प्रियंका ने जिस तरह से हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस को जीत दिलाई है, उसके बाद से बीजेपी काफी डरी हुई है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी क्या अब बच पाएगी? जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की RLD का क्या होगा? मुकेश सहनी की पार्टी VIP जो NDA में जाने की पूरी तैयारी में है, उसका भविष्य क्या होगा? इन दलों का अस्तित्व सवालों में है। ऐसे में NDA में रहे तो क्या ये दल समाप्त हो जाएंगे? दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने एक बार फिर पटना में ऐलान किया कि बीजेपी अब दूसरों को कंधे पर नहीं बिठाएगी, बल्कि अपने बूते पर बिहार में सरकार बनाएगी। साफ है कि NDA के साथ बिहार में जितने भी दल हैं, पार्टी उन्हें दरकिनार कर रही है। नड्डा ने 1.5 साल पहले भी इसी तरह का बयान दिया था। उस समय JDU NDA का हिस्सा थी। नड्डा ने कहा था कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी, लेकिन नड्डा के बयान से नाराज नीतीश कुमार ने NDA को गुड बाय बोल दिया और अब नड्डा के बयान से बिहार NDA में शामिल दूसरे दल परेशान दिखाई दे रहे हैं। कोई भी बीजेपी अध्यक्ष के बयान पर बोलने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। बीजेपी अध्यक्ष का बयान ऐसे समय आया है जब विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है तो बीजेपी के सहयोगी उसे छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी क्षेत्रीय दलों को साथ लाने में पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन नड्डा क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। साफ है, नड्डा के बयान से बीजेपी NDA में शामिल दूसरे दल NDA से किनारा कर सकते हैं। बीजेपी नेताओं को बिहार में ही अपने दिग्गजों के बयान से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। नड्डा ने बयान दिया तो नीतीश NDA छोड़कर महागठबंधन में चले गए। 2015 की विधानसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर बयान दिया था तो बीजेपी को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ गया था। बिहार में 2 अक्टूबर को जारी हुए जातिगत जनगणना के आंकड़ों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिस पर आज सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जातिगत सर्वे पर यथास्थिति आदेश देने से मना कर दिया, जिससे बीजेपी के मंसूबे पूरी तरह से फेल हो गए। साथ ही अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी में करने को कहा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने
पटना हाईकोर्ट के 1 अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक औपचारिक नोटिस जारी किया, जिसमें बिहार में जाति सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई थी। इस मामले में अगली सुनवाई जनवरी में होगी। जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट पर रोक से मना करते हुए पीठ के अध्यक्ष जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, हम किसी भी राज्य सरकार को नीति बनाने या फिर काम करने से नहीं रोक सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार सरकार की तरफ से सर्वे से जुड़ा आंकड़ा प्रकाशित नहीं करने की बात कही गई थी। इसके बाद इसे जारी कर दिया गया, जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं की उन आपत्तियों को खारिज कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि राज्य सरकार आगे और आंकड़े जारी न करे। पीठ ने कहा, हम इस समय कुछ भी नहीं रोक रहे हैं। हम राज्य सरकार या किसी भी सरकार को नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकते, ये गलत होगा। याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कोर्ट में कहा कि मामले में गोपनीयता का उल्लंघन हुआ है और हाईकोर्ट का आदेश गलत है। इस पर पीठ ने कहा कि क्योंकि किसी भी व्यक्ति का नाम और अन्य पहचान प्रकाशित नहीं की गई है, इसलिए ये तर्क की गोपनीयता का उल्लंघन हुआ है, सही नहीं हो सकता। जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख से आने वाले चुनावों में बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।